नमस्कार, आपका स्वागत है विश्व के सर्वप्रथम और एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी संस्थान ब्रह्मा आयुर्वेद में। मैं डॉक्टर नारायण शाहने, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे यूरिथ्रोसिक्चर डिसीज़ पर। यूरिथ्रोसिक्चर डिसीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। तो यूरिथ्रोसिक्चर डिसीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा क्या है? यूरिन की वो पाइप जो यूरिन को ब्लैडर से बाहर तक ले जाती है। वो पाइप की विशेषता क्या है? यूरिथ्रा एक कोलैप्सिबल पाइप है, एक ऐसी पाइप जो 24 घंटे बंद रहती है। जब हम यूरिन करने जाते हैं तभी वो खुलती है और जैसे यूरिन निकल जाएगा वो फिर से बंद हो जाती है। तो इसे कहा जाता है कोलैप्सिबल पाइप। अब कोलैप्सिबल पाइप होने के नाते यूरिथ्रा के दो विशेष गुण हैं। पहला, उसकी इलास्टिसिटी, जिसके सहारे वो पाइप खुल सकती है और बंद हो सकती है। और दूसरा गुण होता है उसका कैलिबर। कैलिबर का अर्थ है जो अधिक से अधिक सीमा तक वो पाइप खुल सकती है उसे कहा जाता है उसका कैलिबर। और ये दोनों गुण, इलास्टिसिटी और कैलिबर, उसका नॉर्मल काम काज चलाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब तक ये दोनों बने हैं काम भी अच्छे से होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रक्चर की शुरुआत हमेशा जख्म के साथ होती है। जख्म के बगैर कभी भी कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता है। अब जख्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कोई वहाँ पे आघात हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो। जैसे उदाहरण के रूप में क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगी है वहाँ पे, पहले साइकिल जो आती थी तो साइकिल चलाते हुए डंडी पे कभी कोई गिर जाए इस तरह से, उस तरह की इंजरी है। या डायरेक्ट कोई हिट हुआ है कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या फिर कोई पथरी, यूरिन की पथरी पास होते होते वहाँ पे खरोच कर गई, जख्म कर गई यूरिथ्रा में। या फिर सिंपली यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिस तरह से मुंह में छाले आते हैं। तो अगर काफ़ी अधिक यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसके चलते भी यूरिथ्रा में छाले हो सकते हैं। अर्थात जख्म के बगैर कभी भी स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। तो जख्म होता है तो क्या होता है उसे हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, जैसे अपने शरीर पर कहीं पे भी जख्म होता है तो कुछ समय के बाद वो जख्म ठीक हो जाता है और एक निशान छोड़ जाता है। अगर आपने कभी उसे ठीक से देखा हो तो छोड़ा हुआ जो निशान होता है ना, जख्म की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। अर्थात कोई भी जख्म सिकुड़ेगा, इसे हम कहते हैं वुंड कॉन्ट्रैक्शन। और यह सिकुड़न होती है लगभग 80% तक। तो बहुत ही स्पष्ट है, अगर ऐसा ही जख्म यूरिथ्रा में हो जाए तो बहुत छोटी पाइप है ना, उसके अंदर जख्म हो गया। अब जिस तरह से यह हमने देखा कि जख्म सिकुड़ता है तो ये जख्म भी सिकुड़ेगा। तो ये जख्म जब सिकुड़ेगा तो उसके साथ धीरे धीरे पूरी पाइप भी सिकुड़ने लगती है। यह है यूरिथ्रोसिक्चर होने का पहला कारण। अब दूसरे कारण पे आते हैं। देखिए, अपने शरीर पे कहीं पे भी जख्म हो जाए, भले ही गहरा जख्म क्यों ना हो, वो कैसे भरता है? वो हमेशा नीचे से भरते हुए आएगा, है ना। इस तरह से नीचे से भरते हुए आता है। अब ये जख्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको टेक्निकली या मेडिकल की भाषा में हम कहते हैं ग्रैन्युलेशन, प्रोसेस ऑफ ग्रैन्युलेशन। कोई भी जख्म इसी से ही भरेगा। अब जैसे ये जख्म भरने की प्रक्रिया उसकी सतह पे आके पहुंच जाती है, ये प्रक्रिया वहां पे आके पूर्णतया रुक जाएगी। नॉर्मली कभी भी इसके ऊपर कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे आके पूर्णतया रुक जानी चाहिए। अब जब ऐसा ही जख्म यूरिथ्रा में है तो यूरिथ्रा एक ऐसी पाइप है जिसमें से दिन में कई बार यूरिन, पेशाब बहता है। अभी जो यूरिन होता है या मूत्र होता है वो हमेशा एसिडिक होता है, उसमें बहुत सारे नमक होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो है भी सॉल्टी एसिडिक या नमक वाला एसिडिक यूरिन जब वहाँ से पास होगा, दिन में कई बार पास होता है, तो हर बार वो क्या करेगा, यूरिन जाते जाते उस जख्म को छेड़ कर जाएगा, तो वो जख्म ठीक से भर ही नहीं पाएगा। अब जख्म भरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब प्रकृति को ये पता चलता है कि ये जख्म ठीक से भर ही नहीं पा रहा है तो प्रकृति को तो वो जख्म किसी भी कीमत पे ठीक करना है। उसके लिए प्रकृति पूरा प्रयास करेगी, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगी उस जख्म को ठीक करने के लिए। और इसके चलते ये चीज़ होती है यहाँ पे कि ये जो भी जख्म भरने की प्रक्रिया है ग्रैन्युलेशन, उसका रेट नॉर्मल से काफ़ी अधिक हो जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? ये जो जख्म भरने की प्रक्रिया है ग्रैन्युलेशन, जो उसकी सतह पे आके रुक जाना चाहिए, उसके बदले वो और भी ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्या होगा परिणाम इसका? बहुत ही स्पष्ट है। हमने पहले देखा कि ऑलरेडी जो पाइप धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, उसके साथ ये नया अंदर कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसकी ल्यूमेन में। तो इससे रास्ता क्या होता जाएगा? छोटा छोटा होता जाएगा। कुछ इस तरह से, जैसे ये
यूरेथ्रा की पाइप है ऑलरेडी सिकुड़ने लगी है और फिर ये अंदर नया कुछ इस तरह से बढ़ गया। जैसे ही बढ़ गया ये रास्ता हो गया पतला, छोटा हो गया। अब ये जो अंदर नया बढ़ा हुआ जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाइपर या ओवर ग्रैन्युलेशन, जो आवश्यकता से अधिक हो चुका है। अब शुरुआत में ये काफ़ी नरम होता है, पर जैसे समय बीतता जाएगा धीरे धीरे ये परिवर्तित होता है फाइब्रोसिस में। ये हाइपर या ओवर ग्रैन्युलेशन ये परिवर्तित होगा फाइब्रोसिस में, और फाइब्रोसिस होता है कड़क, अर्थात ये परिवर्तित होता है एक कड़क टिश्यू में, रिजिड हो जाता है। अब जैसे ये कड़क हो जाएगा, बहुत ही स्पष्ट है कि यूरेथ्रा के इतने हिस्से में, क्योंकि वो कड़क हो गया है, उसकी इलास्टिसिटी चली गई। अब उसकी इलास्टिसिटी चली गई तो बहुत ही स्पष्ट है उसकी जो खुलने की क्षमता है, कैलिबर, वो भी चला गया। यूरेथ्रा के दो जो महत्वपूर्ण गुण है, इलास्टिसिटी और कैलिबर, अगर दोनों भी नहीं रहेंगे तो उसका कामकाज ठीक से नहीं हो पाता है। इस डिसीज को हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की बीमारी। और ये जो अंदर बढ़ा हुआ जो हिस्सा होता है ना, इसे कहा जाता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का स्कार टिश्यू। अब ये समस्या हो गई, इसके चलते लक्षण तो बहुत सारे आप सभी को ज्ञात है वो अच्छी तरह से। अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। तो रास्ता क्लियर करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट आज की तारीख में अवेलेबल है, तो उसमें सीधी सी बात है कि अकेले ओरल मेडिसिन से तो ये कभी ठीक नहीं हो पाता है। तो फिर आजकल जो कन्वेंशनल यूरोलॉजी जो है, एलोपैथिक यूरोलॉजी में जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उसमें सबसे पहला आता है यूरेथ्रल डायलिटेशन। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर अलग अलग साइज के रॉड्स एक एक करके अंदर डाले जाएंगे उसे खोलने के लिए। अब सीधी सी बात है, शायद छोटा रॉड तो आराम से अंदर चला जाएगा वो छोटे पैसेज में से, पर बड़ा तो नहीं जा पाएगा। तो बड़ा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे फोर्स करना पड़ेगा, जोर ज़बरदस्ती घुसाना पड़ेगा। अगर उसे जोर ज़बरदस्ती घुसाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो टिश्यू है यहाँ तोड़ फोड़ हो जाएगी, नया जख्म हो जाएगा। जैसे ही नया जख्म हो जाएगा, फिर से हमने ये जो सीखा कि स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होते, तो जख्म हो गया तो फिर से ये दोनों चीज़ें, एक तो सिकुड़न भी होगी, नया उस पर बढ़ेगा भी, ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से फिर से वहाँ पे होती ही है। और दुर्भाग्यवश डायलिटेशन के लगभग 1 साल के आसपास स्ट्रक्चर फिर से वापस आ ही जाता है। ये है मुख्य कारण स्ट्रक्चर फिर से होने का। ठीक है, वैसे ये जो डायलिटेशन है आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस में शायद ही कोई करते हैं, अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ये होता है। तो फिर स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे प्रचलित जो चिकित्सा है आज की तारीख में, या सबसे अधिक जो मानी जाती है, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहा जाता है यूरोलॉजी में, वो है DVIU, डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरोस्टोमी, या सिंपली VIU, विजुअल इंटरनल यूरोस्टोमी, या इसको कुछ लोग OIU भी कहते हैं, ऑप्टिकल इंटरनल यूरोस्टोमी। इसमें क्या करेंगे, एक दूरबीन अंदर डाला जाएगा, सिस्टोस्कोप या यूरेथ्रोस्कोप, फिर जो भी नैरो पार्ट है उसको देखा जाएगा और उस नैरो पार्ट को एक साइड से, ऊपर की साइड से कट करके खोला जाएगा। अब ये खोलने के लिए चाहे वो यूरेथ्रोटो में एक ब्लेड होता है, या कोल्ड नाइफ होता है, या अलग अलग प्रकार के लेजर, होल्मियम या थुलियम, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप और क्लियर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये नैरोइंग है, ये सिकुड़ गया है, तो यहाँ एक साइड पे कट करके खोल दिया। अब खोलने के लिए तो काटना पड़ेगा, काटने के लिए चाहे ब्लेड यूज करे या चाहे लेजर यूज करे, काटना तो है ही। काटेंगे तो नया जख्म हो गया, नया जख्म हो गया तो फिर से हम कहाँ पे है, जो हम पहले देख रहे थे कि इसकी शुरुआत जख्म से होती है। तो यहाँ पे अगर फिर से जख्म हो गया तो फिर से ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से वहाँ पे होनी ही है, और ये सर्जरी करने के बाद भी ये वापस आ ही जाता है लगभग 1 साल में। इसलिए अधिकतर यूरोलॉजिस्ट उसका कैलिबर बनाए रखने के लिए अधिकतर पेशेंट को इसकी सलाह देते हैं, जिसको कहा जाता है क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथराइजेशन या सेल्फ डायलिटेशन। तो इसमें इस पेशेंट को सिखाया जाता है कि अपने हाथों से ही कैथेटर को अंदर डालना है ताकि वो रास्ता खुला रह सके। अच्छा, इसकी एक विशेषता है, जिस तरह से ये बताया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो बताई जाती है, शुरुआत में इसे रोज करना है, फिर धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी को घटाना है, रोज की जगह पे 1 दिन छोड़ के, फिर सप्ताह में 2 बार, फिर सप्ताह में 1 बार, फिर 15 दिन में, फिर महीने में। पर जैसे ही वो पेशेंट उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने लगता है तो उन्हें वो कैथेटर अंदर डालना कठिन होने लगता है। इस स्थिति में या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए फिर से, या फिर कई बार ऐसे होता है कि कैथेटर की साइज छोटी करे। मानो कि शुरुआत में 18 साइज का कैथेटर आराम से जाता है, फिर वो नहीं जा पाता है, फिर 16 का, फिर उससे छोटा 14 का, फिर 12 का, फिर 10 का, और अंत में ये करते हैं तो भी ऐसा नहीं कि वो फिर से नहीं आएगा, ये करते हैं तो भी फिर से वापस तो आना ही है स्ट्रक्चर ने, और फिर से 1 आध साल में फिर से सर्जरी तो
करनी ही है। वैसे भी ये जो किया जाता है इसके साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं। स्वाभाविक है, जिस तरह से कोई एक डॉक्टर जितनी सावधानी से हॉस्पिटल में इस कैथेटर को अंदर डाल सकता है, उतनी सावधानी से कोई आम इंसान इसे नहीं कर पाता है। तो इससे संबंधित काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना। कई बार वो कैथेटर जब डाला जाता है तो कैथेटर जब निकालते हैं तो उसके साथ ब्लड भी आ जाता है, अर्थात वो कैथेटर अंदर नई नई खरोचे भी कर सकता है, क्योंकि कैथेटर का टिप भले ही ब्लंट हो पर साइड से 2 छेद होते हैं, तो ये छेद के कारण कई बार उसमें स्क्रैचेस होते हैं। तो इसके चलते कई बार बार नए इंजरीज, नए स्ट्रक्चर्स भी बनने की संभावना होती है, जो है वो भी बढ़ने लगता है। अच्छा, दूसरी एक विशेष बात है, जैसे हमने अब तक क्या सीखा है कि स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि यहाँ पे कड़क हो गया है, हिस्सा अंदर का हार्ड हो गया ना, वो सीधी सी बात है। जो फाइब्रोसिस है, जो स्कार टिश्यू है, वो कड़क हो गया है। तो यूरेथ्रा बहुत ही सॉफ्ट और नरम ट्यूब है। नॉर्मली कभी भी यूरेथ्रा के अंदर कोई चीज़ कभी जाती नहीं है। जैसे हम टेबल पे बैठ के काम करते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं जनरली, तो ये जो कोहनी का जो हिस्सा होता है ना एल्बो का, वो हमेशा यहाँ पे घिसता रहता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ की स्किन क्या हो जाती है, बाकी स्किन की तुलना में कड़क हो जाती है घिसने से। अब अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कैथेटर अंदर डाल रहा है यूरेथ्रा में, इतनी नाजुक ट्यूब में, तो ये जो कड़कपन है वो और कड़क ही होता जाएगा, दूसरा कुछ उससे अच्छा नहीं हो पाता है। हाँ, ठीक है कि एलोपैथी में दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसकी सलाह दी जाती है, पर इससे दुर्भाग्यवश कोई अच्छा नहीं होता है। करते हैं तो भी फिर से सर्जरी की बारी तो आएगी ही आएगी। अच्छा, जब एक हाथ पेशेंट के 1, 2 या 3 ये VIU, DVIU या OIU जब हो जाता है, मतलब दूरबीन वाले ऑपरेशन जब हो जाता है 1-2 बार, तो उस पेशेंट को सलाह दी जाती है यूरेथ्रोप्लास्टी की। अब यूरेथ्रोप्लास्टी के अलग अलग प्रकार है, उसमें सबसे जो फेमस प्रकार होता है वो होता है बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। एक बड़ा ऑपरेशन है, मेजर सर्जरी। इसमें क्या करेंगे, तो यूरेथ्रा को नीचे से खोलेंगे, यूरेथ्रा को नीचे से खोल के, जैसे नीचे से कट किया, खोल दिया पाइप, यूरेथ्रा का जितना हिस्सा वो नैरो हो गया है उतने हिस्से को निकाल के, काट के निकाल दिया जाता है, और फिर गाल के अंदर की स्किन लेकर, गाल के अंदर की यहाँ की स्किन लेके उसको नई तरह से बनाने का प्रयास किया जाता है। उसे कहा जाता है बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। अब इसमें तो बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें तो और भी बड़ा जख्म हो रहा है। अब बड़ा जख्म हो गया तो दुर्भाग्यवश ये जो प्रक्रिया है, जख्म से शुरू होने वाली प्रक्रिया फिर से शुरू होती ही है, और यूरेथ्रोप्लास्टी जैसा ऑपरेशन करने के बाद भी दुर्भाग्यवश स्ट्रक्चर फिर से आने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये है इसकी वास्तविकता। हमारे पास अब तक बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके एक नहीं परंतु 2-2 यूरेथ्रोप्लास्टी भी हो चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आए हुए हैं। तो ये है इस डिसीज की विशेषता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूरोलॉजी के पुस्तकों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर, अर्थात किसी एक बार स्ट्रक्चर हो जाए तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहता ही है। इसलिए कहते हैं कि मतलब अब तक हमने जो सीखा वो इतना स्पष्ट है कि भले इतना सब कुछ एडवांसमेंट हो चुका है, जो भी एलोपैथी यूरोलॉजी है, कन्वेंशनल यूरोलॉजी, इसमें इतना सारा एडवांसमेंट होने के बावजूद भी ये जो यूरेथ्रोस्ट्रक्चर बीमारी है उसका ट्रीटमेंट अभी भी एक चैलेंज है। उसका अभी तक भी कोई बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट आज तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए ये माना जाता है कि वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ हमने सीखा आज यूरेथ्रोस्ट्रक्चर डिसीज के बारे में। धन्यवाद।